कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस तरह अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का फ़र्क ना कर सके। लेकिन इंसान जब अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह हद को पार कर जाता है तो ठीक उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा कुछ हो जाता है कि जिस वजह से एक महिला का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज की यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक भी पहुँचाया जा सके, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कानपुर ज़िला लगता है और उसी का थाना कैंट भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 11 सितंबर 2018 का। अब सुबह सुबह का वही 8 बजे का टाइम होता है, तो उसी बीच थाना कैंट के ही थाना प्रभारी होते हैं ललित मणि। अब ललित मणि मौके पर आकर सुबह सुबह ड्यूटी के लिए कुछ उन्हीं ऑफिस में बैठकर अपना कामकाज देखना ही शुरू करते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है काफ़ी हालात अवस्था में। वह व्यक्ति पहुंचते ही उनको तुरंत ही सलूट मार देता है। अब ललित मणि तुरंत ही देखकर एकदम सच्चा हो जाते हैं कि आखिर यह एक सीधा साधा व्यक्ति हमें किस तरह सलूट मार रहा है। लेकिन उसी समय उन्हीं के सामने खड़ा होकर कहने लग जाता है कि साहब, हमारा नाम है दिलीप कुमार, मैं भी साहब एक सिपाही हूँ जो इसी कैंट थाने के ही एक ब्लॉक है 3 और उसी का न्यू कॉलोनी गली नंबर 29 में रहने वाला हूँ। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी सुनते हैं, सुनने के बाद एकदम सा चौंक से जाते हैं और ललित मणि के सामने तुरंत ही कहने लग जाता है कि साहब, हमारी एक अपनी दूसरी पत्नी भी है। वह पत्नी है बबीता। आज रात में ही सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त हमारे आँख खुलती है, देखते हैं कि हमारी जो अपनी पत्नी है वह पत्नी बपना अपने ही दूसरे बरामदे में खुद एक पंखा होता है, उसी पंखे पर एक दुपट्टा लगाकर फांसी के फंदा पर लटक गई है। हमें सुबह ही पता चलता है कि आखिर हमारी दूसरी पत्नी बबीता ने खुद आत्महत्या कर ली है। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी वहाँ सुनते हैं, सुनने के बाद यह मामला एक विभागीय मामला लग जाता है और इसी वजह से तुरंत ही थाना प्रभारी अपने से बड़े अधिकारी को सूचना दे देते हैं और उन्हीं को सूचना पाने के बाद उन्हीं के ही आर्डर पर जो होता है उसी समय अपने कुछ टीम को लेते हैं और दिलीप कुमार के उसी कॉलोनी पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कॉलोनी पर मौके पर भीड़ लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही अब बरामदे में दाखिल होते हैं तो कमरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक चारपाई है, उसी चारपाई पर ही बबीता का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। बबीता की उम्र होती है लगभग वही 23 से 24 साल के बीच होता है। लेकिन जब बबीता के डेड बॉडी को काफ़ी ध्यान से अब ललित मणि तुरंत ही देखते हैं, देखने के बाद वहीं त्रिपाठी सर एकदम चौंक सा जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि जो बबीता होता है, बबीता के गले में एक दुपट्टा होता है। लेकिन जब ऊपर देखते छत पर एक कुंडी होता है और उस कुंडी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे धूल लगे होते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उनके चेहरा देखना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरे में काफ़ी असमंजस भरे दिखाई देते हैं। अब पुलिस की टीम वहीं जो सिपाही होते हैं असल में दिलीप कुमार से पूछताछ जब शुरू करते हैं तो दिलीप कुमार कहने लग जाते कि साहब, हमें नहीं पता हमारी पत्नी ने यह किस लिए कर लिया है। अब पुलिस के सामने ही खड़ी होती है, वहीं पर इधर दिलीप कुमार की पहली पत्नी होती है बबली, जो एकदम सामने खड़े होकर दहाड़े मार कर चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम वहीं अब बबली से काफ़ी सतौना देकर वहीं जब पूछताछ शुरू कर देती तो बबली पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब, यह हमारी बबीता हमारी एक अपनी छोटी बहन है और यह हमारे अपने पति के साथ हमारे घर गृहस्थी में अच्छे जीवन साथी बनकर उन्हीं के साथ दूसरी पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। लेकिन साहब, हमारी बहन से हमें कोई रंजिश नहीं होता है।
यही बात दिलीप भी कह देता पुलिस के सामने। पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो सकता है दोनों बहन अपनी खुशी में ज़िंदगी जो था अपने एक ही पति के साथ अब बिता रही हो। यह बात थाना प्रभारी ललित मर्द त्रिपाठी सुनते हैं। सुनने के बाद अब जो होता उसी समय अब बबली से एक बात पूछ लेते हैं। कहने लग जाते हैं कि आखिर क्या कारण है बबली, एक बार आप हमें बता सकती हैं। अब बबली वहीं पर पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारी जो अपनी बहन है उसको एक दौरा पड़ता है और उसी दौरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा वह परेशान रहती है और उसी की वजह से खुद उसने अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए फ़ैसला लिया। अब पुलिस की टीम जो होती है उधर बबली की जब बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की टीम उस घटना का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। अब थाना प्रभारी अब ललित मर्द त्रिपाठी जो होते हैं उस समय उनकी जो नज़र होती है उस कुंडी पर जाती है जहाँ पर दुपट्टा मौके पर लटका हुआ होता है, लेकिन देखते जो कुंडी है वह पूरी तरह से धूल से सला हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम इधर जो होता है अब बबीता के गले में जो दुपट्टा होता है, जब उस दुपट्टे को काफ़ी ध्यान से देख रेख करती है तो पता चलता है वह दुपट्टा पूरी तरह से साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। पुलिस आखिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कुंडी में तो इतना ज़्यादा धूल लगा हुआ, आखिर दुपट्टे में कोई कड़ भी नहीं लगा हुआ है। तभी पुलिस के मन में एक शंका जाहिर हो जाता कि हो सकता है यह आत्महत्या ना हो, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत जो होता है यह हत्या को अंजाम दिया गया हो। और वहाँ थाना प्रभारी ललित मर्द तुरंत ही फैसला लेते, इसकी जो होता अज्ञात की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और शंका जाहिर करते हुए पूरी बात बता देते हैं। बताने के बाद थाना प्रभारी तुरंत ही उसी समय इस केस का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं कि उनको भी असमंजस के तहत काफ़ी संज्ञान सा लगता है। और लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है, कुछ मिनट बीतने के बाद उसी समय बबीता के जो अपने पिता होते हैं अब डॉक्टर ब्रजपाल सिंह वहीं पर पहुंचते वह देखते अपने बेटी का हसर देखकर वहीं पर वह भी दहाड़ी मारकर चीख चिल्ला शुरू कर देते हैं। वहाँ पर थाना प्रभारी ललित मर्द जो होते हैं अब डॉक्टर ब्रिजपाल से पूछताछ शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ब्रिजपाल कहने लग जाते हैं कि साहब हमें पूरी तरह से अब शंका है, यहाँ तक यकीन हो रहा है कि हमारी बेटी की जो हत्या है वह किसी और ने नहीं की है, बल्कि हमारे अपने दामाद दिलीप कुमार और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं सोने लाल और साथ में उसकी अपनी माँ मालती, इन सब ने मिलकर हमारी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या करती है। पुलिस आखिर कारण जानना चाहती है। पता लगता है अब डॉक्टर जो ब्रिजपाल होते हैं पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारी बेटी को दहेज के लिए काफ़ी दिनों से टार्चर किया जा रहा था, अब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि उसी के लिए हमारी बेटी का हत्या कर दी गई। पुलिस यह बात उधर ब्रिजपाल से जब सुनती है, सुनने के बाद उन्हीं की तहरीर पर उस समय जो होता है दहेज उत्पीड़न का जो मामला होता है दिलीप कुमार संग उनके जो अपने पिता होते हैं सोने लाल और साथ में इधर दिलीप कुमार की अपनी माँ होती है मालती के ऊपर उस समय दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की टीम अब उस समय जो होता है इधर बबीता के बॉडी को अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपहरण देखिए जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। भेजवाने के बाद पुलिस की टीम दूसरे दिन होता है एक पैनल के तहत पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के पुलिस के सामने आ जाता है। और जब आ जाता है तो पुलिस जब उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो काफ़ी चौंक सी जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि बबीता का जो असल में मौत हुई है वह मौत आत्महत्या नहीं है, बल्कि उसकी गला दबा कर ही हत्या कर दी गई है। अब पुलिस का जो पहले का जो शंका होता है अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पुलिस को पहले ही शंका बना हुआ था कि आखिर बबीता की जो हत्या बल्कि आत्महत्या दिखाई जा रही है वह बल्कि आत्महत्या नहीं थी। अब पुलिस जब इस यकीन पे अपना काम करना शुरू कर देती है, करने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होता है दिलीप कुमार को अपने साथ पूछताछ के लिए थाने बुला लेते हैं। अब दिलीप कुमार से थाने में पूछताछ शुरू कर दिया जाता है तो दिलीप कुमार जो था उस समय इस हत्या से साफ मुकर जाता, कहने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता है कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस जब पूछताछ करने के बाद दिलीप कुमार की बात पर विश्वास कर लेती है, लेकिन दिलीप कुमार के जो अपने पिता होते हैं वह मौके पर कानपुर कैंट में ही एक एसआई अधिकारी होते हैं, सिपाही के तौर पर जो होता है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है। सोने लाल को जैसे ही पता लगता है उसी समय खुद अपने आप थाने पहुँच जाते हैं और थाना प्रभारी अब ललित मर्द जो पांडे होते हैं उन्हीं के सामने पूरी तरह से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि हम अपने बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमें खुद यकीन है कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। क्योंकि पुलिस जो होती है उस समय इधर दिलीप और साथ में सोने लाल के ऊपर जो होता है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर चुकी होती है, और इसीलिए सोने लाल जो होते पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब अगर इस केस में कोई भी आरोपी आपके सामने आता है तो उसको प्लीज़ बख्शा ना जाए, चाहे क्यों हमारा है अपना ही क्यों ना बेटा हो चाहे हम हो।
और पुलिस यह बात जैसे सुनती है उसी समय सोनेलाल की बात पर विश्वास कर लेती है। विश्वास करने के बाद पुलिस की टीम इसकी सूचना जो होता है अपनी शंका के तहत बड़े अधिकारी को दे देती है। बड़े अधिकारी को देने के बाद पुलिस की टीम आखिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इनके घर में ऐसा कौन हो सकता है या कौन बाहरी व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह बबीता के मौत को अंजाम दे सकता है। अब पुलिस की टीम अब उस समय एक निर्णय लेती है। उसी निर्णय के तहत जो था इस केस को अब नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। और जब करने लग जाती है तो एक तहरीर पर यह भी देखा जाता है कि आखिर में दिलीप कुमार के घर में मौके पर सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। दिलीप कुमार की अपनी पहली पत्नी होती है बबली और एक 3 साल का बेटा भी होता है और घर में दूसरी पत्नी बचती है, वह बचती है बस बबली। यानी कि घर में सिर्फ 4 परिवार के एक सदस्य मौके पर उस दिन घटना वाली रात पर मौजूद होते हैं। लेकिन इधर दिलीप से काफ़ी पुलिस पूछताछ कर चुकी होती है, लेकिन पुलिस के सामने दिलीप जो था कभी टूटता नहीं, बस एक बात का रट्टा लगाकर बैठ जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है सिर्फ जाकर इधर बबली के ऊपर टेक जाता है, क्योंकि बबली के जो जुबान होते हैं पहले से काफ़ी लड़खड़ा रहे होते हैं। और इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले बबली का जो मोबाइल नंबर होता है उसका पूरा CDR डिटेल निकाल लेता है। लेकिन जब मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकल के पुलिस के सामने आ जाता है तो पुलिस काफ़ी तुरंत ही चौंक से जाती है, काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है। आखिर में जो बबली का जो मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर घटना वाले दिन शाम के टाइम में इधर बबली का एक अपना छोटा देवर होता है शिवम, जो पर चकेरी में रहकर प्रतियोगी परीक्षा और साथ में वहीं से पढ़ाई कर रहा होता है। पुलिस को जैसे पता लगता है कि आखिर में शिवम से बबली का बात करने का कारण क्या था, पुलिस की टीम जो होती है बिना देर किए अब सबसे पहले बबली के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहती है। इसलिए पुलिस की टीम कुछ मुखबिर लगा देती है और जब मुखबिर लगता है उन्हीं के द्वारा पुलिस को कानों कान खबर भी लग जाता है कि आखिर बबली जो होती है इधर शिवम के साथ होता है प्रेम संबंध चल रहा होता है। इसकी खबर जो होता है इधर आकर इसके जो अपने पति होते दिलीप कुमार को पूरी तरह से था। और कभी कभी दिलीप कुमार जो होता है इस तरह हद चवार कर जाता था कि अपनी पत्नी बबली का भी कभी कभी पिटाई कर देता था। पुलिस की जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। पुलिस की टीम बिना देर किए बबली को अपने कस्टडी में लेती है और थाने लाती है। लेकिन थाने में जब इधर बबली अपने सामने एक तेज तरार थाना इंस्पेक्टर महिला को देखती है तो थर काँपना शुरू कर देती है। पुलिस के सामने बिना किसी देरी के इधर बबली अपनी जो छोटी बहन होती है बबीता की हत्या का राज खोलते हुए पूरी सामने जब रखती है और रखते ही पुलिस के सामने अपने छोटे देवर अब शिवम का नाम ले लेती है। शिवम का नाम लेने के बाद पुलिस की टीम बिना देर की शिवम को अपने कस्टडी में लेकर थाने आ जाती है। लेकिन थाने आने के बाद जैसे शिवम अपने ही सामने अपनी जो भाभी होती हैं बबली को देखता है, देखने के बाद सन्नस रह जाता, वह समझ जाता है कि लग रहा हमारी बड़ी भाभी बबली ने ही पूरी तरह से हमारी अपनी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर लिया। और इसीलिए बिना देर किए जो होता है इधर अब शिवम भी पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने शिवम और बबली जो इधर बबीता के बारे में जो कहानी निकाल के सबके सामने लाते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई का ही एक गांव पड़ता है अब रूपापुर के रहने वाले होते हैं डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह जो होते मौके पर गांव के एक जाने माने खास किसान भी होते हैं। लोग उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन इधर ब्रिजपाल जो होते हैं मौके पर छोटे मोटे एक डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर की वजह से लोग उन्हें गांव में डॉक्टर का दर्जा भी दे रखते होते हैं। लेकिन इधर डॉक्टर ब्रिजपाल की जो अपनी दोनों बेटियां होती हैं, सबसे बड़ी जो बेटी होती है वो बबली और छोटी बेटी होती है बबीता। लेकिन बबली जो होती है जैसे पढ़ाई पूरी कर लेती तो उसी समय अपने घर गृहस्थी में अपने माता पिता के साथ लग सी जाती है। लेकिन ब्रिजपाल जैसे देखते हैं कि हमारी जो अपनी बड़ी बेटी है बबली मौके पर शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो उसी समय उसके हिसाब से अब लड़के की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है फर्रुखाबाद और उसी का फतेहगढ़ गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं सोनेलाल जो होते हैं कानपुर सेंट्रल के ही एक पुलिस में SI होते हैं। लेकिन उनका जो अपना बेटा होता है दिलीप कुमार भी एक कानपुर में सिपाही होता है। और जैसे यह बात ब्रिजपाल को पता लगता है, ब्रिजपाल जो होते हैं उसी समय अब जाकर सोनेलाल से बात करते हैं। बात करने के बाद उनके बेटे जो होता है इधर दिलीप कुमार का हाथ मांग लेते हैं। दोनों परिवारों का रिश्ता काफ़ी अच्छा सा मन भा जाता है। और इसीलिए साल 2012 के ही दिसंबर महीने के 11 तारीख को दोनों की खास तरीके से शादी करवा दी जाती है। अब बबली अपने ससुराल जब जाती है तो अपने पति जो होता है इधर दिलीप के साथ खुशी में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है।
कुछ दिन रहकर ससुराल में अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से बिताने लग जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है, इधर दिलीप को ही अब कानपुर के कैंट में मौके पर एक क्वार्टर मिल जाता है। और जब क्वार्टर मिल जाता है तो उसी समय जाकर अब वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहने लगता है तो वहाँ पर उसका अकेले मन नहीं लगता, और इसीलिए अपनी खूबसूरत जो पत्नी होती है बबली को खुद अपने साथ ले जाता है। और ले जाने के बाद उसी जो होता कॉलोनी में अब रखना शुरू कर देता है। और रहते रहते कुछ महीने बीत जाते हैं, और जब बीत जाते इधर जो होता है अब खुद दिलीप कुमार का ही अपने ससुराल रूपापुर में आना जाना बन जाता है। लेकिन जब आने जाने लगता है तो उसी बीच उसके ससुराल में एक अपनी छोटी साली भी होती है, अब बबीता जो होती है उस समय उसकी उम्र लगभग वही 18 साल के आसपास होता है। लेकिन बबीता की जो खूबसूरती होती है काफ़ी चौक श्रृंगार की होती है, और इसीलिए उसकी खूबसूरती देखकर इधर अब दिलीप कुमार पूरी तरह से फिदा हो जाता है। और एक दिन अपने ससुराल जब दिलीप कुमार पहुंचता है, पहुंचने के बाद उस समय इधर बबीता अपने सामने बैठकर अपनी जो बड़ी बहन होती है इधर बबली की शादी की फ़ोटो देख रही होती है। तभी उसी वक्त दिलीप जी जाकर वहीं बगल में अब बबीता के सामने जब बैठता है, बैठने के बाद उस फोटो को काफ़ी ध्यान से देखता है, और देखते ही दिलीप कुमार का जो चेहरा होता है काफ़ी उदास हो जाता है। अब यह नज़ारा देखकर इधर जो होती है बबीता काफ़ी सोच में पड़ जाती है। जब कारण पूछती है तो उसी समय दिलीप कुमार जो होता है अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहने लग जाता है कि काश तुम इस शादी जो फ़ोटो है इस दुल्हन पर अगर तुम्हारी फ़ोटो लगी होती तो आज हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशीमय होता। यह बात जैसे इधर अब बबीता सुनने के बाद चौंक से जाती, कहने लग जाती कि जीजा जी हम तो आपको बहुत ही पहले से चाहते थे और हम तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। बस एक बार उस समय हमारे जिक्र कर किए होते तो आज हम तुमसे शादी कर लेते। यह बात सुनते ही इधर दिलीप कुमार का जो दिल होता है खुशीमय हो जाता है। होने के बाद उसी दिन दिलीप जो होता है अब बबीता के इशारों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद हर दिन जो होता है बबीता से मिलने के लिए इधर दिलीप कुमार बेकरार रहता, लेकिन जब भी मौका पाता खुद जो था अपने ससुराल पहुंच जाता और वहां बबीता से कभी न कभी हंसी मजाक तौर पर साली का रिश्ता बनाकर कर लिया करता था। अब यह सिलसिला जो था धीरे धीरे चलने लग जाता है। तभी इधर दिलीप और साथ में बबली की शादी की 2.5 साल बीत जाते हैं। तभी इसी बीच बबली जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। होने की वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बबली उस समय ऐसी दहलीज पर पहुँच चुकी होती है जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तभी इसी बीच बबली खुद अपने पति दिलीप कुमार से कह देती है कि तुम जाकर हमारी अपनी छोटी जो बहन है बबीता को यहाँ पर ले आओ ताकि हमारे घर में हमारे कामों में हाथ बटाएं। यह बात जैसे इधर अब दिलीप सुनने के बाद वहीं बबली से कह देता है कि एक बार अपने पिता से इस बात की जिक्र कर लो, हो सकता वह बबीता को हमारे पास ना भेजें। लेकिन इधर जो होती है अब बबली अपने पिता से जब बात करती है बृजपाल से, तो उसी समय अपनी बेटी की बात मान लेते हैं। मानने के बाद तुरंत ही उसी समय परमिशन जब इधर मिलता है दिलीप कुमार उसी दिन जाता है और बबीता को अपने साथ बाइक को बैठा कर ले आता है। लेकिन रास्ते में उससे हंसी खिलाकर बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन अपने घर ले आता है। अपने घर में आते ही इधर जो होता है अपनी साली को काफ़ी मान सम्मान और साथ में काफ़ी पैसे तौर तरीके से उसकी हर शौक़ पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर बबीता जो होती है अपनी बहन की काफ़ी ध्यान रखती है, क्योंकि वह जानती है कि इस समय हमारी बड़ी बहन को काफ़ी सारा दिक्कत सा महसूस हो रहा है। और इसी ध्यान में इस तरह बबीता जो होती है रम जाती है कि अपनी बड़ी बहन का जो होता दिल काफ़ी जीत सा लेती है। लेकिन इधर जो होता है दिलीप अपनी साली को अपने घर में पाकर वह जीवन को काफ़ी धन्यवाद समझना शुरू कर देता है। और इधर हंसी मजाक के जो तौर तरीके होते हैं अब यह जाकर अब इधर बबीता से शुरू हो जाते हैं। लेकिन बबीता को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर हमारे अपने जो जीजा है वह चाहते क्या हैं। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर बबीता अपने ही घर में अकेली बैठी होती है। लेकिन उस समय बबली जो होती है दूसरे कमरे में जाकर गहरी नींद में सो रही होती है। लेकिन दिलीप जैसे ही बबीता के पास जाता है तो बबीता को देखते ही अपने दिल का इजहार उसी समय कर देता है। बबीता तुरंत ही उसी समय जो अपने जीजा होते हैं उनके रिश्ते को दरकिनार करते हुए उनके प्यार को तट कर लेती है। कहने लग जाती है कि हम तो पहले से सोच रहे थे कि यह मौका कब मिलेगा। दिलीप कह देता है कि यह मौका तब मिलेगा जब तुम चाहोगे। और इशारा पाते ही इधर जो होती है बबीता समझ जाती है। जाने के बाद दूसरे कमरे में इधर दिलीप ले जाता है। ले जाने के बाद वहीं संबंध बना देता है। और जो सिलसिला होता है जैसे ही ख़त्म होता है तो उसी बीच बबीता का जो चेहरा होता है काफ़ी उदास हो जाता है। उदास का जो कारण होता है दिलीप जब पूछता है तो पता लगता है कि आखिर में बबीता अपनी ज़िंदगी से उस समय काफ़ी बड़ी फैसला ले चुकी होती है। और इस फैसलों को उधर दिलीप सुनता करने लग जाता है कि बबीता तुम हमारी ज़िंदगी में दूसरी पत्नी बन के रहोगी। ऐसी कोई बात तुम्हें सोचने वाली अपने दिल में मत रखना। यह बात सुनने के बाद बबीता भी समझ जाती कि चलो इस घर में कभी ना कभी अपनी बहन का सौतन बनकर तो हम रहेंगे। लेकिन उसी दिन से दिलीप और बबीता का दोनों का मिलना जुलना आराम से चलना शुरू हो जाता। तो इसी बीच दिलीप जो होता है एक बेटे का बाप भी बन जाता है।
बनने के बाद कुछ महीने बीतते हैं। इधर बबली को लगने लगता है कि हमारा जो अपना पति है, पति का जो झुकाव है हमारी अपनी छोटी बहन बबीता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया, और उनकी यह सच्चाई जानने के लिए लग भी जाती है। तभी एक दिन रात का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर जो होती है बबली काफ़ी गहरी नींद में होती है, लेकिन जैसे उसका हाथ दाहिना अपने बेड के दूसरे साइड पहुँचता देखता है कि उस समय तो उसका पति तो अपने फोल्डिंग पे नहीं है। तुरंत ही उठने के बाद दूसरे कमरे में जाती देखती है उसकी जो अपनी बहन है अब बबीता उस समय उसके अपने पति के साथ हम बिस्तर हुई पड़ी हुई है। लेकिन देखने के बाद एकदम दंग सा रह जाती है। लेकिन वहीं पर जैसे ही बोलना शुरू कर देती तो उसी समय दिलीप जो होता है थरथरा कर खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो बहन है या बहन हमारी अपनी दूसरी पत्नी बनेगी और इसी घर में रहेंगे। अगर तुम ज़्यादा तूड़ तड़ाक करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा आज से घर का बंद है। लेकिन यह बात जैसी बबली सुनती है तो एकदम सन्न सा रह जाती है और उस समय अपनी मजबूरी में आकर वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन उसी दिन से घर में जो होता दिलीप और बबीता दोनों खुल जाते हैं। जब मौका मिलता तो मिलने के बाद अपने ही घर में संबंध बना लेते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच बबीता और साथ में दिलीप दोनों मिलकर शादी का फैसला लेने के बाद जाते हैं। वहाँ एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर इधर बबीता और दिलीप दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इसकी खबर जैसे ही इधर बबीता के जो अपने पिता होते हैं ब्रिजपाल को लगता है तो काफ़ी सन्न सा हो जाते हैं। उस समय अपनी बेटी का घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उसी समय फैसला लेने के बाद अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन वहाँ जो होती है बबीता के पिता से लड़ झगड़ बैठती, कहने लग जाती है कि हम जाएंगे तो अपने पति के पास जाएंगे। यह बात सुनते हैं उधर ब्रिजपाल काफ़ी सन्न से रह जाते। सन्न से रह जाने के बाद अपनी थाने में जाते हैं। इधर जो होता है अपने ही दामाद के ऊपर उस समय अपनी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। लेकिन इधर बबीता जो होती है अपनी बात पे अड़ जाती है, पुलिस थाने में जाती है, हफलनामा दायर करा देती है। हफलनामा इधर जो होता है बबीता का मंजूर किया जाता है और बबीता का जब मंजूर किया जाता है बबीता उसी समय अपना मायका छोड़कर अपने दूसरे पति के पास चली जाती है। जाने के बाद इधर जो होता है अब बबली काफ़ी मजबूरी में आकर अपनी बहन को अपने घर में रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रात का टाइम होता है, रात के टाइम में ठीक बबली के ही बगल में एक और चारपाई होता है, उसी चारपाई पर उसकी जो अपनी छोटी बहन होती है बबीता भी उसके पति यानी कि दिलीप कुमार के साथ उसी चारपाई पर अब संबंध बना रहा होता है। लेकिन सामने बैठकर सारा नज़ारा जो होता है इधर अब बबली देख रही होती है। लेकिन वह देख कर वहीं पर सन्न सा रह जाती है। लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि हर दिन अपने ही सामने अपनी बहन के साथ यह रिश्ता बनाते हुए देखना। यह सिलसिला अब बेधड़क चलना शुरू हो जाता। लेकिन जब चलने लग जाता है तो कैसे ना तैसे कर दोनों बहन एक ही घर में रहने लग जाते हैं। और ऐसे रहते रहते लगभग कुछ साल और बीत जाते हैं। लेकिन जब बीतने लग जाते हैं तो इसी बीच अब जो होता है दिलीप कुमार का जो झुकाव होता है वह जाकर अपनी छोटी साली बबीता पर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बबीता को अगर कहीं भी जाना होता है दिलीप उसको अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता है। लेकिन अगर बबली को जाना होता है तो उसको पैदल भेज देता है। तो बबली भी समझ जाती कि आखिर हमारी बहन की तरफ हमारे पति का झुकाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके लिए हर मुरादे दरवाजे खोल कर दिलीप पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन बबली जब कहती तो वह इनकार कर जाता और बबली जो होती है उस समय अपनी बहन के ऊपर काफ़ी खपा सा रहना शुरू कर देती है। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता तो इसी बीच बबली का जो होता है चकेरी में आना जाना बन जाता क्योंकि वहीं पर बबली का जो अपना छोटा देवर था शिवम रहकर पढ़ाई करता है। लेकिन जब आना जाने लगता है तो शिवम की जो नज़र होती है अपनी भाभी की खूबसूरती पर जब पड़ती है तो बबली को देखकर वहीं दीवाना हो जाता है। लेकिन बबली जी होती है अपने घर की सारी समस्याएं इधर जाकर शिवम के सामने रख देता और शिवम सारी समस्याएं का जब जड़ पता पाता तो काफ़ी सोच में पड़ जाता कि आखिर हमारी भाभी को रहकर हमारे घर में उसकी छोटी बहन धोखा दे रही है। अब यह सब बात सुनकर इधर जो होती बबली भी अपने देवर की बातों में आ जाती। आने के बाद दोनों के बीच संबंध भी बन जाते हैं और संबंध का सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है जाकर अब बबीता को लग जाती है। लेकिन बबीता जब खबर पाती है इसकी सूचना आकर दिलीप कुमार को देती है। लेकिन दिलीप कुमार जब खबर पाता है तो अपनी पत्नी को जो होता है जाकर खुद अपने शिवम के भाई के जो कमरा होता है उसी पर जाकर एक साथ अब बबली और साथ में शिवम का पिटाई कर देता और पिटाई करने का जो सिलसिला होता है अब हर दिन बबली के साथ दिलीप लगा देता, जिसकी वजह से बबली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी परेशानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए एक दिन शिवम को पास जाती है। उससे कहने लग जाती है कि आखिर हम अपने पति से पीट कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और साथ में हमारी जो अपनी बहन है छोटी बबीता जब से घर में आई है तब से हमारी ज़िंदगी को तहस महस कर दी है और लग रहा हमारी पूरी धन जायदाद भी ले लेगी। हमारे पति को तो ले चुकी है, आगे चलकर हमारे जितने गहने भी वह भी ले लेगी। और इसीलिए वह आगे और कदम उठाए, उसको ज़िंदगी क्यों ना मिलकर हम दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें। और शिवम अपनी भाभी के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका होता है कि तुरंत अपनी भाभी की बात को मान लेता है और मानते हुए अच्छे समय का इधर जो होता है बबली इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अब 10 सितंबर
18 का शाम का टाइम होता था। शाम के टाइम में इधर बबली और बबीता के बीच किसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन जब झगड़े तकरार हो जाते हैं, इधर बबीता झगड़ा कर अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद बबली जो होती है अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो उसी समय तुरंत शिवम के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि आज तुम्हें जो करना है वह कर दो, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा सा मौका है। यह बात शिवम सुनता अपनी भाभी बबली की बात मानता है। मानने के बाद तुरंत ही उसके बुलाए हुए ठिकाने पर यानी कि खुद अपने भाई के कमरे पहुंच जाता है। और जैसे ही शाम का लगभग 8 बजे का टाइम होता है तो उसी बीच जाकर खुद बबीता का जो चारपाई होता है उसी के नीचे छुप जाता है। अब इधर बबीता तुरंत ही दिलीप के साथ बैठकर आराम से खाना खाती। खाना खाने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास बबीता दिलीप के साथ जाकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। लेकिन रात का लगभग जैसे 1 बजे का टाइम होता तो उसी बीच अब बबली जो होती है इधर शिवम को इशारा करती। शिवम उसी चारपाई से निकलता है। निकलने के बाद शिवम और साथ में बबली दोनों अब जाते हैं वहीं जो बाथरूम होता है उसी में जाकर बैठ जाते हैं पर बबीता का इंतज़ार करते हैं। लेकिन बबीता जैसे ही बाथरूम के लिए आती है तो उसी समय इधर बबली और साथ में शिवम दोनों मिलकर वहीं पकड़ लेते। पकड़ने के बाद वहीं पर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को ले जाकर एक चारपाई होता है उसी चारपाई पर उसके गले में एक दुपट्टा लगाकर वहीं पर लिटा देते हैं। लेकिन शिवम जो था उसी समय अपने रूम पर चला जाता है। और लेकिन इधर अब बबली अपने कमरे में अपने 3 साल बेटे के पास जाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह का जब टाइम होता है इधर दिलीप कुमार अपनी पत्नी को साइड में नहीं पाता तो काफ़ी अचंभे में रह जाता है। पत्नी अब बबीता को आवाज़ लगाता है लेकिन लगाता तो उसकी आवाज़ नहीं निकल के आती। लेकिन जैसे दूसरे कमरे में बरामदे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बबीता का जो होता है डेड बॉडी एक दुपट्टे सहित वहाँ पड़ा हुआ। उसको पूरा यकीन हो जाता है कि लग रहा है बबीता ने आत्महत्या कर ली। तुरंत अपने थाने जाता। अपने थाने जाने के बाद पुलिस के सामने सारी वाक़या जाहिर कर देता। लेकिन वाक़ई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है तो उसी वक्त जो होता है इधर बबली और साथ में शिवम का जो प्लान होता है पूरी की पूरी धरा का धरा रह जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है और वह उसी समय इधर बबली और साथ में शिवम को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं। वहाँ के कोर्ट में पेश करने के बाद अब इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।